गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड नगेट और सेक्स एनर्जी। हालांकि सेक्स एनर्जी के बारे में पहले हम सोचेंगे, बाद में गोल्ड नगेट के बारे में देखेंगे। पर मैंने ये सर्च किया थोड़ा कि तावरिया जी ने क्या क्या कहाँ सेक्स एनर्जी के बारे में कहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ तावरिया जी क्या कहते हैं सेक्स एनर्जी के बारे में वही बताना था। दूसरी सिस्टम में तो बहुत सारा सेक्स एनर्जी के लिए कहा गया है, पर आई डिड नॉट वांट टू टच इट। तो मैंने सोचा कि तावरिया जी क्या कहते हैं सेक्स एनर्जी के लिए वो हम बात करें। तो ख़ास तो मिला नहीं, पर पर्पस ऑफ बर्टन डेट के ब्रेन चार्ट से उसमें पहले 3 चार्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में उन्होंने सेक्स एनर्जी जो क्रूड है और फिर किस तरह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है उसकी बात की है, वो हम आगे देखेंगे। पहले का सेक्स एनर्जी का जो जनरल कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, और इसके लिए आयुर्वेद ने बहुत अच्छा उसके ऊपर प्रकाश फेंका है। आयुर्वेद किस तरह सेक्स एनर्जी का स्थूल स्वरूप जो वीर्य है वो बनता है, वो बताता है कि एक जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह धीरे 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 करके रूपांतरित होता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से रस बनता है, शायद उसको काय कहते हैं मॉडर्न साइंस में। तो पहले रस हो गया, खाना खाया, अंदर जो चर्निंग हुआ, रस हुआ, वो रस रक्त के अंदर मिलता है, इसलिए दूसरी धातु, इन सबको धातु कहते हैं, सप्त धातु। तो पहली धातु है रस, दूसरी रक्त हो गया, फिर रक्त में से मांस बनता है, मांस में से मेद माने कि फैट बनती है, फिर अस्थि हमारा जो बोन है वो, फिर मज्जा मतलब ज्ञान तंतु वगैरह, और सातवीं जो है धातु वो वीर्य धातु है। तो इस तरह बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं इसमें से जो वीर्य बनता है धीरे धीरे करके, और तावरिया जी भी इसी तरह इसको क्रूड सेक्स कहते हैं मेरे ख्याल से। आयुर्वेद में इसके अलावा ये 7 धातुओं के अलावा 2 उपधातुओं को भी बताया गया है, जिसका नाम है ओजस और तेजस। तो इस तरह कुल 9 धातु है, पर ओजस और तेजस की बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो सेक्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्म स्वरूप है। अब सेक्स एनर्जी के हम 3 स्वरूप कह सकते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म या इलेक्ट्रॉनिक। तो स्थूल स्वरूप जिसको वीर्य जो है हमारा स्थूल वीर्य, जिसको सीमेन भी कहते हैं, वो है, वो सबसे पहला स्वरूप है स्थूल। उसके बाद में जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको शुक्र कहते हैं, क्रोमोसोम जो साइंस जिसको कहते हैं, वो सूक्ष्म है, वो अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसको लैब में देखना पड़ता है। और तीसरा जो उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वही ओजस और तेजस जिसको हम कह सकते हैं। तो वो एक अति सूक्ष्म, जब सेक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और इसमें से जो ऊर्जा बनती है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, उसको आयुर्वेद में ओजस और तेजस कहा गया है। और जब ये सेक्स एनर्जी का सब्लिमेशन होता है तब शास्त्रों के अंदर उसको बताया गया है ऊर्ध्व रेता। अब ये 3 स्वरूप है, उसको हम एक और ढंग से भी सोच सकते हैं, जैसे कि पानी है, तो पानी का घनीभूत स्वरूप है वो बर्फ़ है, और पानी को जब हम उबालते हैं 100 सेंटीग्रेड के ऊपर तो उसकी भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है। तो चीज़ एक ही है कि उसका 3 स्वरूप है। तो सेक्स एनर्जी का भी यही है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, वीर्य, शुक्र और ओजस तेजस। तो ये सेक्स एनर्जी सब्लिमेशन उसका होता है, तो किस तरह का शरीर के अंदर रूपांतरण होता है उसका महर्षि पतंजलि ने अपने एक सूत्र के अंदर बहुत अच्छा एक विवरण किया है। विभूतिपाद का 46 जो सूत्र है
उसके अंदर उसने बताया है कि रूप लावण्य बल व्रज सहनत्वानि काय संपत। काय संपत ये एक शब्द इम्पोर्टेंट है। ये जो है काया वो किसकी जो वो कैसे संपत होती है मतलब परफेक्ट होती है उसका उसका उसमें वर्णन किया गया है विभूति पाठ के 46 सूत्र में। तो रूप लावण्य, रूप माने ग्रेसफुल फॉर्म। एक जो रूप होता है वो योगी का जब सेक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो उसका एकदम ग्रेसफुल फॉर्म उसका हो जाता है। लावण्य मतलब ब्यूटी। तो उसके अंदर उसके बॉडी के अंदर हम एक ब्यूटी देख सकते हैं। खाली चेहरे के ऊपर नहीं पर पूरा बॉडी एक लावण्यमय होता है। फिर बल, बल माने तो स्ट्रेंथ। और वज्र, वज्र हम जानते हैं कि जो इंद्र का एक शस्त्र था उसको वज्र कहा जाता है। तो बॉडी ऐसा हो जाता है मजबूत कि इंद्र का शस्त्र जैसा हो जाता है। सहनत्वानि मतलब कि ये जो वज्र जैसा बॉडी वज्र सहनत्वानि मतलब वह ये वज्र जैसा मजबूत शरीर हो जाना। काय मतलब बॉडी और संपत मतलब परफेक्शन। तो बॉडी ऐसा हो जाता है कि एकदम ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, स्ट्रेंथफुल। इस तरह का बॉडी तो कब होता है कि जब सेक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तब। और अगर जिन लोगों ने तावरिया साहब को देखा था उनका शरीर हूबहू ये सूत्र उनको बहुत फिट होता है। उनका शरीर बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये विभूति पाठ का 46 सूत्र में ये चीज़ बताई है। और उसके अलावा एक श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसके अंदर भी एक योगाग्निमय शरीर कैसा होता है उसका एक श्लोक है। उसमें कहते हैं न तस्य न रोग न जरा न मृत्यु, न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। तो ये योगाग्निमय शरीर कैसा होता है तो उसका वर्णन किया गया है कि जिसको न मृत्यु हरा सकता है, न रोग आ सकता है, न वृद्धावस्था उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। ऐसा योगाग्निमय शरीर हो जाता है। तो ये सब होता है जब शुक्र जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है और इस तरह ओजस तेजस बन जाता है। तो हम जो तावरिया जी ने सेक्स एनर्जी के बारे में जो बताया है वो हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। डायग्राम 1 के अंदर बताया है कि एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस सर्कुलेटिंग एट 1 and 2 मतलब कि मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो एनर्जी है वो सर्कुलेट होती है और is a combination of the energy of life and awareness only and is of third grade। तो ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस किससे बनी है? दो एनर्जी के कॉम्बिनेशन से बनी है। लाइफ और अवेयरनेस की जो एनर्जी है उसके कॉम्बिनेशन से ये एनर्जी बनी है और वो थर्ड ग्रेड की हमारे अंदर जनरली काम करती है। तो ये आगे हम लाइफ और अवेयरनेस की एनर्जी के बारे में भी देखेंगे। नॉर्मल फूड क्रिएट्स ओनली फिजिकल एनर्जी। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से एक फिजिकल एनर्जी बनती है। फिजिकल एनर्जी व्हेन एक्टेड अपॉन create crude sex energy which in turn create ordinary undeveloped emotional and intellectual energies and a will that is neutral। तो हम जो खाना खाते हैं वो उसमें से एक एनर्जी बनती है और वो एनर्जी के ऊपर जब काम होता है तो उसमें से एक क्रूड सेक्स एनर्जी बनती है। तो ये ध्यान में रखने के बाद एक क्रूड यहाँ शब्द खास यूज किया है। नॉर्मल कोर्स में ऐसा हम शब्द देखते नहीं है। तो क्रूड सेक्स एनर्जी हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो बनती है तो वो क्रूड सेक्स एनर्जी बनती है और वो सेक्स एनर्जी से ही हमारे अंदर जो इमोशंस इंटेलेक्ट वगैरह बनते हैं पर वो कैसे है कि अनडेवलप्ड ऑर्डिनरी अनडेवलप्ड इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड विल। और तीन प्रकार की विल जो है उसमें से जो पहली है न्यूट्रल विल, फिर इंटेलेक्चुअल विल और फिर बाद में स्पिरिचुअल विल। तो यहाँ एक विल जो होती है सामान्य आदमी के अंदर वो न्यूट्रल होती है
न्यूट्रल विल का मतलब ये है कि वो कुछ संकल्प करता है तो भी वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे हम कई लोगों को देखते हैं कि ये भाई एक्सरसाइज करने का, साधना करने का संकल्प तो करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कुछ दिन किया उसके बाद में छूट जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये न्यूट्रल व्हील है, अभी उनके अंदर इतना ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इनको ये एक प्रॉब्लम आता है। आगे जाके वही व्हील जब इंटेलेक्चुअल बन जाएगी तब वो फिर साधना की कोशिश कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, और लास्ट में वही चीज स्पिरिचुअल व्हील बन जाती है। Their coloring and intensities depend on past memory patterns. तो अभी ये जो बना है, ये अनडेवलप इमोशन एंड जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी बनी है, उसका जो ये है वो इंटेंसिटी जो है वो पास्ट मेमोरी के ऊपर है। मतलब कि हमारे पास्ट मेमोरी के अंदर किस तरह का ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनर्जीज का स्टोर है, अनडेवलप है, किस तरह की है, उसके ऊपर उसका आधार रहता है। At this stage, no higher emotional or mental or spiritual energy is possible. तो ये चार्ट जो डायग्राम 1 है, 1 मतलब कि हम जिसको IESM केंद्रों का जो रेशियो है 2482 कह सकते हैं। तो ये पहला 2482 रेशियो वाला डायग्राम है, जिसके अंदर एक सामान्य आदमी जो जीता है, जिसको कोई साधना से लेना देना नहीं है, ना कोई उसका कोई डेवलपमेंट है, ना उसको कोई ऐसी इच्छा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में ये बताया गया है। तो ये एक डायग्राम 1 के अंदर। अभी जब डायग्राम 2 में वो आदमी जब 5221 की ओर जाता है और 5221 की ओर एस्टेब्लिश होने का प्रयत्न करता है, तो क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ बताते हैं। The energy of essence of consciousness circulating at 1 and 2 is combination of the energies of life and awareness only and is now of second grade. तो पहला हमने देखा कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस थी, वो थर्ड ग्रेड की थी। अब जब उसने साधना की और 5221 की ओर जाने लगा है, तो उसके अंदर ये ग्रेड भी चेंज हो रहा है कि जो एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो अवेयरनेस और ये लाइफ एनर्जी से बनी है, उसका अभी ग्रेड चेंज हो गया, सेकंड ग्रेड में आ गई। Normal food creates only physical energy. Physical energy, when acted upon, creates sex energy, which now, due to biological changes, creates developed emotional and intellectual energies and a little spiritual energy. देखा, तो अभी ये इतना यहाँ एक चेंज आया कि पहले के अंदर तो वो जब सेक्स एनर्जी जो बनती थी वो क्रूड थी। अब यहाँ क्रूड शब्द नहीं यूज किया है, यहाँ कहते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस अब होने लगे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर डेवलप इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एनर्जीज अब होने लगी है, और साथ में थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल विल भी इसके अंदर आने लगी है। तो जब आदमी 5221 पर जाता है तो ये इतना चेंज आता है, बायोलॉजिकल चेंज, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंज उसके बॉडी के अंदर हो रहा है, इसकी वजह से ये एनर्जीज जो है, एनर्जीज के भी ग्रेड चेंज हो रहे हैं और एनर्जीज की भी क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। विल टू इज नाउ इंटेलेक्चुअल विल। तो स्पिरिचुअल एनर्जी तो बनती है और विल जो है वो अभी दूसरी विल हो गई इंटेलेक्चुअल। पहली जो विल थी वो न्यूट्रल थी, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अब इंटेलेक्चुअल विल बनी, तो इंटेलेक्चुअल विल के अंदर एक थोड़ा पावर होता है, एक संकल्प शक्ति होती है, इसकी वजह से वो जो करना चाहता है वो अभी कर पाएगा। तो ये इतना एक महत्व है कि जब 5221 पर जाता है आदमी, तो फिर वो उसका संकल्प जरा स्ट्रांग हो जाता है, दृढ़ होता है, और वो आगे की साधना वो कर सकता है। दिस इज signified by the growing influence of अनाहत reaching the IESM center. तो हमारा जो अनाहत केंद्र है उसका भी प्रभाव अभी IESM सेंटर के ऊपर पड़ने लगा है। ये डायग्राम 2 के अंदर है, जो 5221 के अंदर गया है उसका। अब लास्ट में जो 3A का डायग्राम है, वो डायग्राम मतलब कि अभी वो 5221 में एस्टेब्लिश
एस्टैब्लिश हो गया। पहले 5:2:1 जो सेकंड डायग्राम है वो एस्टैब्लिश नहीं है, 5:2:1 में जाता है तो भी नीचे भी आ जाता है, पर अभी ये 3A का जो है डायग्राम वो बताता है कि अभी ये आदमी परमानेंटली 5:1 के रेशियो में आ गया। मतलब अभी IESN केंद्र जो है वो हमेशा ये 5:1 में ही काम करेंगे, वो अभी फ्लक्चुएट नहीं होंगे। तो उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट है, तो बताते हैं कि एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एट 1 and 2 इज नाउ ऑफ फर्स्ट ग्रेड। अब ये जो एनर्जी है वो फर्स्ट ग्रेड की हो गई, पहले थर्ड ग्रेड की थी, बाद में थोड़ी इंप्रूव होके सेकंड ग्रेड हुई। अब जब साधक 3A की तक पहुंचता है तब तक में तो वो फर्स्ट ग्रेड की हो जाती है। नॉर्मल फ्रूट क्रिएट्स फिजिकल एनर्जी विच इन टर्न नाउ क्रिएट्स सब्लिमेटेड सेक्स एनर्जी। देखो अब सब्लिमेटेड सेक्स एनर्जी उसके अंदर बनने लगी, अब क्रूड से एकदम ये ऊपर हो गया, सबलाइम हो गई। અવાજ આવે And છે કે કોઈનું મ્યુટ ખુલ્લું છે? સંભળાતું નથી બરાબર. કોઈનું મ્યુટ ખુલ્લું હોય એવું લાગે છે, કઈક ગાતા હોય એવો અવાજ આવે છે. नहीं ये यहाँ करी बाहर से हमारे बाजूना आश्रमनी अंदर એ સ્પીકરની ઉપર તો પ્રાર્થના કરે છે એટલે ઓકે ઓકે અહીં ઓકે. હા આપણું સ્પીકર નથી થતું પણ એ બહારનો અવાજ છે, થોડું ટોલરેટ કરતા શીખવું પડશે આની અંદર, કેમ કે ડિસ્ટર્બન્સીસ તો આપણી ઉપર ચારે તરફથી હુમલો કરવાના છે, આપણે હવે કેટલા સબલ રહેવું એ આપણી ઉપર છે, એટલે આપણે જે થોડી સ્પિરિચ્યુઅલ વિલ જગાવવાની જરૂર છે અને થોડી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વિલ જગાવવાની જરૂર છે. નોર્મલ ફૂડ ક્રિએટ્સ physical energy which in turn now creates sublimated sex energy and spiritual will. अब यहाँ इंटेलेक्चुअल से स्पिरिचुअल विल हो गई। एट दिस स्टेज with sattvic manas, sattvic emotions and sattvic energy combined with spiritual will. तो यहाँ देखो अभी इस आदमी के अंदर कितना परिवर्तन हो गया कि ये सब इसके अंदर सब सात्विक चीजें बनने लगी। इसका जो मनस है, एस्ट्रल बॉडी का जो माइंड जिसको मनस कहते हैं वो सात्विक हो गया, उसके जो इमोशन जो भाव है वो भी सात्विक हो गए हैं। अभी उसके अंदर कभी नेगेटिव इमोशन जन्म ही नहीं लेते, वो कभी नेगेटिव बनने की उसके अंदर संभावना ही नहीं रहती है। तो सात्विक मनस, सात्विक इमोशंस एंड सात्विक एनर्जी कंबाइंड विथ स्पिरिचुअल विल, तो ये सब एनर्जी स्पिरिचुअल विल के साथ कंबाइन होती है। देयर इज ए कंप्लीट इनर बायोलॉजिकल चेंज। अभी ये व्यक्ति के अंदर कंप्लीट बायोलॉजिकल चेंज आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी प्रत्याहार के स्टेज के ऊपर चला गया है, और इसीलिए इसके ऊपर दो चीजों का कंट्रोल आएगा, एक भूख के ऊपर और एक नींद के ऊपर। तभी उसको शायद रोजाना खाने की भी जरूरत नहीं पड़े, 2 दिन में एक बार भी खा सकता है तो भी उसका बॉडी सर्वाइव कर सकता है, और नींद भी 4 घंटा लेगा तो भी उसका बॉडी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये 3A का स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ इतने सारे चेंजेस आते हैं, और उसका मेन कारण कंप्लीट इनर बायोलॉजिकल चेंज है। ए ग्रेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अनाथ रिचेस द IESM सेंटर। तो अभी IESM सेंटर के ऊपर अनाथ की जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ती ही जाती है, और हम जानते हैं अनाथ केंद्र है वो एक भाव का केंद्र है हमारे अंदर, जिसके अंदर इमोशन जो है, हायर इमोशंस हम कह सकते हैं, जैसे कि बुद्ध के अंदर थे, महावीर के अंदर थे, जीसस के अंदर थे। तो ये जो हायर इमोशंस है वो अभी ऐसी व्यक्ति के अंदर जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 डायग्राम के अंदर ही तावरिया जी ने सेक्स एनर्जी के बारे में बताया है, ज्यादा उन्होंने कोई सेक्स एनर्जी के बारे में बताया नहीं है, पर जो उन्होंने डिस्कोर्सिस 1 के अंदर एक पेपर 12th मीटिंग जो है उसके अंदर आप जानते होंगे कि 7 प्रकार की एनर्जी का उन्होंने जिक्र किया है, और मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो सेक्स एनर्जी है उसके ये सब फंक्शनल है या 7 प्रकार है उसका, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत भी एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस से ही होती है। तो ये थोड़ा हम देखते हैं अभी, ये डिस्कोर्सिस 1 के अंदर 12th मीटिंग है, उसके अंदर उन्होंने 7 प्रकार की ये एनर्जीज बताई है, वो क्या क्या है वो जरा देखते हैं।
the major vital seven energies to be produced jointly by the two bodies, that is the physical and the astral. Both bodies jointly from the human system in order of importance are. तो नीचे इम्पोर्टेंस के क्रम के अंदर नीचे दिया गया है. तो पहली बात तो ये बताइए कि दो बॉडीज उसके अंदर ये प्रोड्यूस होती है. ये कोई खाली शारीरिक ये नहीं है, मतलब शारीरिक बॉडी के अंदर ये जन्म नहीं लेती है. फिजिकल एंड एस्ट्रल दोनों बॉडी के अंदर ये एनर्जी बनती है. और वो उसका जो क्रम यहाँ बताया है, तो सबसे ऊपर क्रम के अंदर है द एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमने वो चार्ट के अंदर भी देखा था. फिर दूसरे नंबर पर आती है द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, ठीक है. तीसरे नंबर पर आती है द एनर्जी ऑफ लाइफ. फिर चौथे नंबर पर आती है स्पिरिचुअल एनर्जी, कि जिसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन एक होता है. फिर पांचवें नंबर पर आती है एनर्जी ऑफ इंट्यूशन. चौथे नंबर पर है एनर्जी ऑफ जीनियस. तो जीनियस हम कई लोगों को देखते हैं, मानते हैं, तो जीनियस एक एनर्जी है. एंड सातवीं जो लास्ट में है द एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है. यहाँ दो प्रकार की एनर्जी, एक एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी एंड एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस. तो उसके बारे में वो आगे बात करेंगे कि हमारे अंदर एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिवनेस नहीं होनी चाहिए. फ्रॉम द अबव यू विल note that of the vital and important energies, the energy of sensitivity is last. अब ये कहते हैं कि ये सेंसिटिविटी की एनर्जी भी वाइटल है और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, फिर भी उसको सातवें क्रम के अंदर रखा गया है. तो मतलब कि ऊपर की 6 जो एनर्जीज है वो कितने काम की है. एंड yet we are not able to produce it. तो हम अभी सेंसिटिविटी की एनर्जी भी हमारे अंदर नहीं है. और हम जानते हैं जैसे कि हमारा इमोशंस का जो हमारा लेवल है, तो हमारे इमोशंस के लेवल के हिसाब से हम जानते हैं कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी कितनी कम है. हमारे अंदर जो संवेदना है किसी के दुख के प्रति या किसी की भावनाओं के प्रति, हमारे अंदर बहुत कम संवेदनाएं उठती रहती है. हम सिर्फ अपना ही विचार करते रहते हैं. तो हमारी संवेदना हमारी ओर है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा सब कुछ अच्छा रहे, पर दूसरों के बारे में हम सोचते नहीं है. और इसी को इंटरनल कंसिडरेशन कहते हैं. तो ये सातवीं एनर्जी पहले बननी चाहिए, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, फिर जाके ऊपर की एनर्जी की बात होगी. सो इट मीन्स इज दिस we are incapable of producing the higher energies also, and so we are far from being biologically complete. तो अभी यही सातवीं एनर्जी सरखी काम नहीं कर रही है ठीक रूप से, तो दूसरी एनर्जी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. और इसीलिए हम बायोलॉजिकली भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बायोलॉजिकल कंप्लीट के लक्षण तो हमने 3A में देखे हैं, तो वो तो यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. Of these 7 energies, God and nature see that the energies of number 2, awareness, and energy of number 3, life, are generated automatically at birth and from birth with our first breath. Through the quality and perhaps the quantity are both far from satisfactory. That is not up to the not up to the standard required to get this, and other standardized yoga practice are essential. अब यहाँ कहते हैं कि देखो ये 7 एनर्जी में से भगवान की इतनी कृपा है कि 2 एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस और एनर्जी ऑफ लाइफ है, वो तो भगवान ने हमें जन्म के साथ ही दे दी. और एक हकीकत में तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम ये 2 एनर्जी के ऊपर ही चलता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तब जो पहला ब्रेथ आता है उसके साथ में ब्रेथ के साथ साथ के में जो एनर्जी अंदर आती है वो एनर्जी आती है एनर्जी ऑफ लाइफ. मतलब कि बच्चे के अंदर लाइफ आई, अभी लाइफ एंटर हुई श्वास के साथ, मतलब खाली श्वास नहीं पर प्राण के साथ वो एनर्जी अभी एंटर हुई है और बच्चे का अभी जीवन चालू हुआ है, लाइफ. तो ये इसलिए उसको लाइफ को एनर्जी कहते हैं कि हमारे 5 इंद्रियों के अंदर से हमेशा लाइफ एनर्जी आती रहती है और अवेयरनेस की भी एनर्जी आती रहती है. तो पहली एनर्जी आई मूलाधार से बच्चे के अंदर, वो एनर्जी थी लाइफ एनर्जी, और स्वादिष्ट के अंदर से दूसरी एनर्जी जो आई वो थी
अवेयरनेस की। तो अवेयरनेस भी चाहिए। हम जो 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जितनी अवेयरनेस हमारी होगी इतनी अच्छी तरह हम 5 इंद्रियों का उपयोग कर सकेंगे। तो अभी हम जिस रूप में 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं उसके लिए अवेयरनेस तो चाहिए। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको अवेयरनेस चाहिए। आप और कुछ कामकाज कर रहे हैं तो अवेयरनेस चाहिए। अभी मुझे बोलना है तो एक अवेयरनेस चाहिए। तो हर जगह पे ऊपर अवेयरनेस की जरूरत रहती है और भगवान ने इसीलिए हमें एक लो माध्यम में ये अवेयरनेस तो दी हुई है। पर जैसे यहाँ कहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी में बोथ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, तो इतनी संतोषकारक नहीं है उसकी क्वालिटी और उसकी जो क्वांटिटी है वो। और उसको करने के लिए हमें योगा प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। योगा प्रैक्टिस आर एसेंशियल, तब जाके ये दो एनर्जी अच्छी तरह के बनेगी। और हमने आगे देखा कि ये दो एनर्जी अच्छी तरह होगी तो हमारा एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस का भी ग्रेड चेंज होगा। तो ये तीनों जो है वो कंबाइंड है। ये दो एनर्जी अवेयरनेस और लाइफ से होके कंबाइन होके ये एसेंस की एनर्जी बनती है, एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो वो जब ये दोनों अच्छे बनेंगे तब वो भी सेकंड ग्रेड के अंदर जाएगी। Also the energy number 1, the energy of essence of consciousness is also generated automatically। तो एक नंबर की भी और 2 नंबर की, 3 नंबर की, ये तीनों जो है वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर भगवान ने उसका फॉर्मेशन किया हुआ है। बट द थर्ड ग्रेड ओनली रिफर डायग्राम। तो हमने देखा कि वो सामान्य आदमी है, उसके अंदर ये थर्ड ग्रेड की एनर्जी, एसेंस ऑफ एनर्जी जो है वो थर्ड ग्रेड की बनती है। If this energy is to be generated of the second and the first grade, it is to be generated consciously by following certain yoga practices। तो अगर एक चौक्कस प्रकार की निश्चित रूप में हम कोई योगा प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो ये एनर्जी सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो जनरेट हो जाएगी। The energies number 4 spiritual, number 5 intuition, number 6 genius and number sensitivity are not produced automatically and have to be generated consciously। अब ये 7 एनर्जी में से खाली 3 एनर्जी ऐसी है कि भगवान ने ऑटोमेटिक जनरेट होने दिया है, पर बाकी की जो चौथी है स्पिरिचुअल, फिर इंट्यूशन, फिर जीनियस और सेंसिटिविटी, ये एनर्जियों को हमें कॉन्शियसली प्रोड्यूस करना पड़ता है। From the above, it is obvious that we are far from being complete specimens of human being. That is, we were as yet not biologically complete। तो हम एक अभी बायोलॉजिकली कंप्लीट नहीं है और एक जो कंप्लीट स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन होना चाहिए ऐसा कोई स्पेसिमेन हम अभी नहीं है। अब ये जो सेंसिटिविटी की जो एनर्जी है वो क्या है और सामान्य आदमी को हमारे जैसे साधक को कैसे परेशान करती है वो भी उन्होंने बताया है कि ये सेंसिटिविटी की एनर्जी है, इसीलिए आपके अंदर नेगेटिविटी बनी रहती है। तो नेगेटिविटी को अगर निकालना है तो ये सेंसिटिवनेस की जो एनर्जी है वो सेंसिटिवनेस की एनर्जी को हमें सेंसिटिविटी की एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हमारे अंदर सेंसिटिवनेस की एनर्जी बनती रहती है पर वो सेंसिटिविटी में रूपांतरित नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए योग करना पड़ता है और खास करके जो कॉटन का प्रयोग है, रुई का प्रयोग, वो करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम ये एनर्जी को कन्वर्ट कर सके। तो ये एनर्जी के बारे में कहते हैं, इट मीन्स दैट इफ सेंसिटिवनेस which is actually an energy created in the body in most cases in overabundance। तो ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी है तो वो तो हमारे अंदर पुष्कल प्रमाण में बनती रहती है। इफ नॉट रिप्लेस्ड बाय द हायर एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, if the energy of sensitiveness is not transformed into the higher energy of sensitivity, progress on the road to yoga accomplishment and practices is not possible। तो जब तक हम ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी है उसको सेंसिटिव, तो वो बताते हैं कि जो हमारे अंदर एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस है वो जब तक उसको हम एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी के अंदर
कन्वर्ट नहीं करते, ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तब तक योगा के ऊपर साधना आगे ले जाना, प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। इन शॉर्ट, यू एंड आई आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी। इज इट क्लियर? तो जब तक हम योगा तो करते हैं और पर अगर ये सही ढंग से नहीं करते और इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, अगर अभी भी नेगेटिविटी अंदर पड़ी है, तो ये हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है जब आप सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये एरिया कौन सा है? ये मणिपुर का एरिया है जहाँ ये एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस बनती रहती है हमेशा। तो जब आप सेकंड रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ा अटेंशन के साथ करो, ऐसी धारणा करो, ऐसी भावना करो कि आपकी जो एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस है वो एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो रिफाइनिंग इसलिए दी है, और ये जरा कॉन्शियसली करोगे तो आपके अंदर थोड़ा फर्क आएगा इसके लेके। अभी एक इसके एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं कि भाई ये योगा तो करना है, पर एक आसान तरीका क्या है कि जिससे हम ये सेंसिटिवनेस एनर्जी को सेंसिटिविटी में कन्वर्ट कर सके। तो कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप essential is to block the right nostril between the hours 12 noon to 3 p.m. तो कहते हैं कि आपका जो राइट नोस्ट्रिल है, दहिना जो ये नासापुट है, उसको आप रुई से 12 बजे से ये 3 बजे तक उसको बंद करके रखो। ठीक है, राइट नोस्ट्रियल 12 बजे उसको डाल देना है और 3 बजे तक उसको रखना है, 3 बजे उसको निकाल के फेंक देना है। इन बिटवीन अगर रुई कॉटन जो है वो गीला हो जाता है तो उसको निकाल के दूसरा फ्रेश रू डाल देने का। और उस दौरान हम और कोई भी क्रिया कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, पर ये बाहर और 3 के बीच में कॉटन राइट नोस्ट्रिल में रहना चाहिए। वो जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा है, ज्यादा नेगेटिविटी पड़ी है, उनको तो ये प्रोग्राम ये खास फॉलो करना चाहिए। और आगे दूसरा टाइम बताते हैं, एंड अगेन बिटवीन 4 PM टू 7 PM। तो कुल मिला के 6 घंटा ये रू का प्रयोग करना है। पहले 3 घंटा 12 से 3 का है, और फिर 1 घंटा बीच में छोड़ के 4 से 7 बजे तक ये राइट नोस्ट्रियल को ब्लॉक करना है। You may find in the beginning to block all 6 hours a day rather difficult. So begin by blocking any 1 hour between 12 noon to 3 PM. तो एक थोड़ी उसको सरल बनाते हैं कि भाई अभी 12 से 3 घंटा अगर आप नहीं उसको ब्लॉक करते हैं, तो बीच में का 1 घंटा, मानो कि 1 से 2 का घंटा जो है वो आप 1 घंटे के लिए उसको ब्लॉक करो, फिर आधा घंटा इसमें ऐड करते जाओ, मतलब 12:30 से 2:30 बजे तक में आप ये करो, और लास्ट में जाके 12 से 3 में तक में ब्लॉक करो। तो इस तरह वो आप इसको कर सकते हैं। और इसी तरह शाम को भी जो है वो भी पहले 1 घंटा, बाद में धीरे धीरे करके 3 घंटा। तो बिगिन बाय ब्लॉकिंग एनी 1 hour between 12 noon and 3 PM, and again any 1 hour between 4 PM to 7 PM. But you will have to be regular. You cannot do some days and forget some days. तो कोई दिन किया और कोई दिन भूल गए, ये नहीं चलेगा। इसमें भी 7 - 1 0 का फॉर्मूला से ये करना पड़ेगा। This is a vital subject and you have to be really do some really serious. Please do not tell me that you feel embarrassed if people see it and ask about it. तो ये हमें बहुत साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम कई लोगों को लगता है कि भाई हम रुई निकाल डाल के बाहर जाएंगे और कोई देखेगा और पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या लगाया है, क्यों लगाया है, तो हमको थोड़ा एक शर्म आएगी, हमको थोड़ा संकोच होगा। तो कई लोगों को ये प्रश्न और प्रॉब्लम रहता है। तो वो कहते हैं कि वो उसके बारे में बात मत करो। अगर आपको चेंज आपके अंदर चाहिए तो ये करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट प्रोग्रेस ऑन द पाथ। अगर आप कहते अरे कोई देखेगा तो कैसा और लगेगा, मेरी हंसी हो जाएगा, मेरी मजाक करेगा, अगर ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं तो आपको
इस मार्ग के ऊपर प्रोग्रेस करने की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसा समझा जाएगा। सो स्लोली इंक्रीज द period from 1 hour till you are able to block your right nostril all 6 hours as stated earlier. Our body is a chemical factory where many chemicals are produced, and the vital and primary body, the astral body, produces also many vital energies, and both these bodies work in coordination. But an individual who is not yet biologically complete or whole, the 7 vital energies are not produced, and those that are produced are either the vital energies or are not produced in proper qualities and quantity required by the human system. ठीक है, तो ये यहाँ ये वही बात का जिक्र करते हैं कि हमारे फिजिकल और एस्ट्रल में दोनों में ये एनर्जी तो बनती है, ये 7 प्रकार की, पर वो पूरी मात्रा में नहीं है, और उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। If yoga practices are not begun from young age, some artificial methods have to be introduced in the system to bring about the result that would otherwise be not possible. तो अगर बचपन से या जवानी से योगा नहीं किया होता है और बाद में जाके योगा करते हैं, तो हमें ऐसा कोई आर्टिफिशियल ये प्रोग्राम या मेथड को फॉलो करना पड़ता है कि जैसे कि ये कॉटन का प्रयोग उन्होंने दिया है। अगर पहले से योग करते होते हैं तो बहुत जल्दी ये बायोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं, पर चूंकि हम बहुत लेट चालू करते हैं और फिर लेट चालू करने के बाद भी सिंसियर नहीं होते हैं, इसीलिए जो एनर्जी जनरेट होनी चाहिए वो जनरेट नहीं होती है, और बायोलॉजिकली जो चेंजेस आने चाहिए वो भी नहीं होते हैं, इसीलिए ये इस तरह के प्रयोग करना पड़ता है। Hence the blocking of right nostril these 6 hours of the day. Please painstakingly do it, and in as short a time as possible come to total 6 hours as required, not any 6 hours. ये कंप्लीट जो बताया है बिटवीन 12 to 3 एंड 4 to 7, ये 6 घंटे के जो है उसका इसमें ये नोस्ट्रियल को ब्लॉक करना है। और जो लोगों ने अभी ये अब तक में ये प्रोग्राम नहीं किया है, ये मेथड को फॉलो नहीं किया है, उनको ये खास करना चाहिए, तो वो देखेंगे कि 6 महीना 1 साल के अंदर बहुत सारा चेंजेस इससे आ सकता है। जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने इसका ये एक्सपीरियंस किया है और कई लोगों के अंदर इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो जो सीरियस साधक है उसको तो ये खास करना चाहिए। तो यहाँ हमने 7 एनर्जी का भी देख लिया, और मुझे लगता है कि ये सब सेक्स एनर्जी का ही एक ये सब पार्ट है, क्योंकि सेक्स एनर्जी जो है वो उसका जो फंक्शनल ये है वो उसको हम इस तरह 7 कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम गोल नकेट की बात करते हैं। ज्यादातर लोग तो गोल नकेट के बारे में जानते ही होंगे और करते भी होंगे, कितनी अच्छी तरह करते हैं वो पता नहीं है, पर उसका जो थोड़ा साइंस है वो हमें समझना चाहिए। तो गोल नकेट के लिए पहले ये समझना है कि गोल नकेट की हम कहाँ इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उस एरिया को तावरेजी पेरेनियम कहते हैं। मतलब फिजिकल बॉडी के अंदर वो पेरेनियम है, पर एस्ट्रल बॉडी के अंदर वो जो है मूलाधार स्वाधिष्ठान का एरिया। और हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान एरिया के अंदर ही ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस बनती है, तो वो 3rd ग्रेड में बनती है। अगर गोल नकेट हम करेंगे तो ये 2nd ग्रेड में जाएगी, अगर अच्छी तरह गोल नकेट करेंगे तो। ऐसे 2-5 मिनट कर लिया है उससे कुछ नहीं होने वाला, पर अच्छी तरह थोड़ा लंबे समय तक करेंगे, सुबह शाम करेंगे, तो ये एनर्जी का हम ग्रेड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एरिया यही है और एक्सरसाइज का एरिया भी यही है। तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान 2 एरिया जो है वो हमारा नीचे है, एकदम बेस के अंदर हमारा जो सेक्स ऑर्गन है, और उससे भी नीचे का पार्ट है उसको मूलाधार कहते हैं एस्ट्रल के अंदर, और जो सेक्स ऑर्गन का जो मूल है उसको वो जो एरिया है उसको स्वाधिष्ठान कहते हैं, पर एस्ट्रल के अंदर, नॉट इन फिजिकल। और हम 2 नाड़ियों को भी जानते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना वगैरह हमने सुना है। तो ईड़ा नाड़ी जो है वो मूलाधार
से निकल के उसका जो एंट्री है वो मूलाधार में है, और स्वादिष्ठान जो है उसके अंदर पिंगला नाड़ी की एंट्री है। तो ये दो नाड़ियां भी जो है वो वहां से चालू होती है, और नोस्ट्रियल के अंदर इसका एंड होता है। तो ये दो इसीलिए ये गोलनकेट उपयोगी है कि जब हम श्वास छोड़ के उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये जो ईडा और पिंगला है जहां से हमारे अंदर प्राण का इंटेक होता है, वो प्राण का इंटेक बहुत अच्छी तरह हो सके और वो उसकी क्वालिटी चेंज हो। इसीलिए गोल नकेट के अंदर श्वास को बाहर छोड़ के हमें मिनिमम 40 सेकंड के लिए उसको प्रेस करके रखना है, ताकि ये ईडा और पिंगला के, क्योंकि इधर ईडा और पिंगला दोनों में से एक साथ में से प्राण नहीं जाता है। कभी तावारी जी कहते हैं कि 1.5 घंटा आइडियल जो है वो 1.5 घंटा ईड़ा चलती है और आइडियल 1.5 घंटा पिंगला चलती है, पर सामान्य आदमी के अंदर उसका कोई टाइमिंग का ठिकाना नहीं है। पर प्राण जो जाता है वो एस्ट्रल के अंदर ये मूलाधार और स्वादिष्ठान से ही हमेशा जाता है। जिस तरह फिजिकल के अंदर हमारे दो नोस्ट्रियल है और नोस्ट्रियल से हम हवा लेते हैं वो लंग्स में जाते हैं, इसी तरह एस्ट्रल के अंदर जो प्राण जाता है वहां हवा नहीं जाती है, वहां प्राण जाता है। तो प्राण जो जाता है वो मूलाधार से अंदर एंटर होता है और हमारा एस्ट्रल के अंदर जाता है। जब ईड़ा नाड़ी चलती है तो मूलाधार से प्राण अंदर दाखिल होता है एस्ट्रल के अंदर और सर्कुलेट होके फिर नोस्ट्रियल से निकल जाता है। और जब पीड़ा नाड़ी चलती है, पिंगला नाड़ी चलती है, तब ये स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा वो एस्ट्रल के अंदर प्राण जाता है और वहां सर्कुलेट होके फिर बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है। और मैं हमने जो आगे भी देखा था, जो ये लाइफ एनर्जी और अवेयरनेस की एनर्जी बारे में मैंने बताया था, तो ये जो मूलाधार है वहाँ जो एनर्जी बनती है वो लाइफ एनर्जी बनती है, हर समय बनती है। और ये जो स्वादिष्ठान है वहाँ हर समय अवेयरनेस की एनर्जी बनती है। पर क्योंकि हमारा प्राण का इंटेक ही अच्छा नहीं है, इसीलिए ये दो एनर्जी जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है। जैसे जैसे गोल नकेट का अभ्यास हम बढ़ाएंगे तो ये लाइफ एनर्जी और अवेयरनेस की एनर्जी है उसका भी हम उसकी क्वालिटी बदल सकते हैं। तो ये गोल नकेट का एक खास ये फायदा है कि उससे हमारे अंदर एस्ट्रल के अंदर प्राण का सर्कुलेशन बढ़ता है। फिर इससे जो एस्ट्रल के साथ हमारा इमोशनल बॉडी है तो उसका प्रभाव इमोशनल बॉडी के ऊपर भी पड़ता है, तो हमारा इमोशंस के ऊपर काबू आते हैं। तो गोल नकेट अच्छी तरह करते हैं तो आपका इमोशन के बैलेंस जो है, ज्यादातर अंदर इरिटेशन जिनको ज्यादा रहता है तो इरिटेशन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा गोल नकेट अच्छा करेंगे तो। और जो तावरिया जी खास कहते हैं कि श्वास और प्राण का सिंक्रोनाइजेशन करना है या फिजिकल और एस्ट्रल का सिंक्रोनाइजेशन करना है, इसके लिए भी ये गोल नकेट बहुत उपयोगी है। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखा इस तरह उसका हम 5:1 का रेशियो जो प्राप्त करना है उसमें भी ये मदद रूप बन सकता है, क्योंकि प्राण की क्वालिटी बदलेगी तो हम 5:1 के रेशियो की ओर जा सकेंगे। और लास्ट में जो शरीर जो है वो हमारा इससे निरोगी रहता है, शरीर के अंदर जो रोग है वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। तो इतने सारे, पर खास करके तावरिया जी ने अपने जो प्रोग्राम में कई बार इसका उल्लेख किया था सिखाते समय, वो अगर आप सुनेंगे तो भी समझ जाएंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि वो एक जगह लिखते हैं कि ना हमारा हृदय पवित्र है ना हमारा ब्रेन है वो पवित्र है, पवित्र सिर्फ एक ही जगह है और वो है पेरेनियम। मतलब कि ये जो हमारा जो एस्ट्रल का जो मूलाधार चक्र है वहाँ वो एरिया है वो सबसे पवित्र है। क्यों सबसे पवित्र है अभी मैंने बताया इस तरह, क्योंकि प्राण का इंटेक एस्ट्रल के अंदर हमेशा वहीं से होता है और प्राण ही लाइफ है हमारे अंदर, प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं। तो प्राण ही लाइफ है, इसीलिए अगर पेरेनियम अगर ठीक रूप से काम करता है तो वो सबसे पवित्र जगह है, ऐसा कहते हैं। और दूसरी उन्होंने राजकोट में जैसे बताते थे कि भाई ये भगवान के द्वार खोल देंगे,
तो एस्ट्रल के अंदर जो जाना है वो प्राण का, तो एक जो द्वार है यही द्वार है, इसीलिए उसको कहते हैं कि भगवान का द्वार खोल देगा ये एक्सरसाइज। और एक और भी वो उपमा देते थे तराजू का, कि भाई एक पल्ले के अंदर आप रिफाइनिंग को रखो और दूसरे पल्ले के अंदर ये गोल नकेट को रखो, तो गोल नकेट का पल्ला जो है वो ज्यादा झुक जाएगा। ये दोनों में इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब एक वो 7 एक्सरसाइज है, 6 एक्सरसाइज है, और उसके सामने सिर्फ ये एक ही एक्सरसाइज है, फिर भी एक एक्सरसाइज का पल्ला ज्यादा झुक जाएगा। इतना इम्पोर्टेंस वो अपने अपने ढंग से बताते थे। अब लास्ट में इसकी मैं मेथड भी एक बार फिर से जरा बता दूं, क्योंकि कई लोग थोड़ा आगे पीछे करते उलट पुलट कर लेते हैं। तो एक्चुअली करना क्या है इसके अंदर, तो जो हमारी जब रिफाइनिंग एक्सरसाइज खत्म हो जाए उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उसमें पहला ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा जल्दी से श्वास को बाहर निकालना है। तो एक प्रेशर क्रिएट करना है, मतलब कि प्रेशर से श्वास को बाहर फेंकना है। जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी से श्वास को बाहर फेंको और श्वास को वहां रोक लो। अब थोड़ी क्षण के लिए ही रोकना है, और आप महसूस करोगे कि अभी भी श्वास वहां है। और ये क्रिया के साथ में हमारा जो नाभि का नीचे का हिस्सा है, जो पेरिनियम का हिस्सा है, उसको भी अंदर खींचना है। तो दो क्रिया एक साथ में होगी। एक ओर से हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, दूसरी ओर से हम हमारा जो नीचे का एरिया है, मूलाधार का एरिया है, उसको अंदर हम पुल करते हैं। और उस पहले अगर आपने पूरा श्वास निकाल दिया, फिर भी आप महसूस करोगे कि और थोड़ा श्वास तो अंदर पड़ा है, अभी कंप्लीट नहीं निकला है। तो थोड़ी देर श्वास वहां रोक के फिर दोबारा आप प्रयत्न करना, और दोबारा श्वास वहीं से बाहर और निकालना। तो आप महसूस करोगे फिर जो नीचे का पेट है एकदम चिपक जाएगा, एक अच्छी तरह अंदर हो जाएगा। तो इस तरह उसको फिर 40 सेकंड तक हो सके तो उसको श्वास को बाहर रखे, और ये नीचे का एरिया है उसको जबरदस्ती से पुल करके रखे, अंदर दबा के रखे इस एरिया को। उस दौरान ऊपर वाला पेट का हिस्सा है वो बाहर अंदर नहीं जाना चाहिए, खास करके नाभि के नीचे वाला हिस्सा है उसको ही दबा के रखना है। 40 सेकंड मानो कि हो गई। अब आप थोड़ा श्वास लेते हैं, श्वास को अंदर आने दो, फिर 5 सेकंड के अंदर दोबारा इसको श्वास को निकाल के बाहर रोक लो। ज्यादा यहाँ रेस्ट लेने की जरूरत नहीं, ये सफोकेशन बना रहना जरूरी है। आप फिर 10-15 सेकंड 20 सेकंड एक गैप इसमें डाल दोगे और थोड़ा रेस्ट ले लोगे, तो फिर सफोकेशन चला जाएगा। सफोकेशन होना जरूरी है। तो दूसरी बार आप जब फिर से श्वास निकालते हैं तो तुरंत थोड़ी सेकंड के अंदर दोबारा इसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। दोबारा श्वास को बाहर फेंको, नीचे का जो पार्ट है उसको अंदर दबा के रखो, और फिर आपको महसूस होता है कि नहीं अभी भी श्वास नहीं निकला है, तो दोबारा श्वास को निकालो वहीं से, और फिर लॉक कर दो 40 सेकंड। या फिर दोबारा अगर इतने 40 नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, तो भी कोई बात नहीं, फिर दोबारा करो। फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस तरह बार बार आपको करते जाना है। हालांकि जो नए लोग हैं वो 5 बार से ज्यादा नहीं करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा 5 बार करेंगे, और वो 40 सेकंड नहीं रोक सकते हैं तो भी ठीक है। पर जो पुराने लोग हैं उसको इसका ये जो इसको जो हम राउंड कहते हैं, एक बार श्वास रोका ये एक राउंड हो गया, तो ये ऐसे राउंड जो है उसको बढ़ाते जाना है, 10-15 बार, 20 बार आगे जाके आप कर सकते हो उसको। तो इस तरह आप जितनी बार बार करते जाओगे, तो ये जो है ये हमारे एस्ट्रल के अंदर मूलाधार के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आपकी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़िए। सुबह शाम करना है तो सुबह शाम भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में जब आपका लास्ट मतलब आपने 10 बार कर लिया, आपका जो है कोटा 10 बार का है, तो 10 राउंड कर लिया, इसके बाद में लास्ट में आपको शैलो ब्रीदिंग यहाँ से करना है। जल्दी से श्वास को लेना है और छोड़ना है। तो नीचे का पेट दबाया हुआ है, अभी श्वास को हमने छोड़ दिया है, पर शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो अंदर बार हम जल्दी से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक हम शैलो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये क्रिया को, गोलनकेट को हमें रोज करनी है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ ये जो मुझे जो बताना था
ये मैंने एनर्जी के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताया। फिर भी अभी 3-4 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस टेक्निक के बारे में। सर ये इमोशनल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी में क्या फर्क है? वही है, इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रल बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रल बॉडी। हमारे इमोशंस आते हैं तो ये बॉडी का पार्ट है क्या? क्या? हमारे हेलो? इमोशंस, तो ये हमारी इमोशनल बॉडी का पार्ट है क्या? हाँ, इमोशनल बॉडी के अंदर ही ये जो है वो जो इमोशनल बॉडी जिसको कहते हैं वो एस्ट्रल बॉडी का ही पार्ट है। वो कोई इमोशनल बॉडी हमारे अंदर अलग बॉडी नहीं है, क्योंकि तावरिया जी ने 3 ही बॉडी बताए हैं, फिजिकल बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी तो अभी हमारा डेवलप ही नहीं हुआ है। तो जो कोई कुछ हमारा जो है एक्स्ट्रा जो मतलब है वो एस्ट्रल के अंदर ही इंटेलेक्चुअल कहें या इमोशनल कहें, वो जो सब कुछ है वो उसका जो मटेरियल है या उसके जो संस्कार है वो सब कुछ वहां पड़े हुए हैं, इसीलिए उसको इमोशनल बॉडी भी कहते हैं। इसका पार्ट को, नॉट द कंप्लीट एस्ट्रल बॉडी, पर एक पार्ट इसको इमोशनल बॉडी भी कहते हैं। उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी के अंदर इमोशनल बॉडी है, ऐसा कहते हैं। और कोई? सर ये शाम को 4 to 7 नोज ब्लॉक करते हैं तो उसके हाँ साथ हम अगर रिफाइनिंग करना चाहें तो उस ब्लॉकिंग के साथ हाँ कर तो सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, एक साथ एक नोस्ट्रियल से भी कर सकते हैं। और जो लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं वो भी अगर राइट नोस्ट्रियल बंद करके करेंगे, हालांकि ये टाइम इसमें नहीं दिया है ये किताब में, पर नॉर्मल कोर्स में अगर आपको करना है तो सुबह में जो एक्सरसाइज करते हैं उसको भी राइट नोस्ट्रियल बंद करके करेंगे तो आपको और फायदा होगा। तो सुबह में भी करेंगे, कर सकते हैं, या जब भी दूसरे टाइम में भी आप करते हैं रिफाइनिंग तो आप राइट नोस्ट्रियल बंद करके करिए, ऐसा फायदा ही होगा। बोलो उमेश भाई, क्या था? हेलो सर। हाँ बोलो। और कोई रास्ता है सेंसिटिविटी टू सेंसिटिवनेस बढ़ाने का? हाँ, जो सेंसिटिवनेस को आपने सेंसिटिविटी करने का, सेंसिटिविटी सेंसिटिवनेस टू सेंसिटिविटी में सेंसिटिवनेस, कन्वर्ट करने का। हाँ हाँ सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करने का एक तो ये कॉटन का एक ये है प्रयोग है। और कोई प्रयोग है? और प्रयोग तो ये सब हम जो रिफाइनिंग 3 स्टेप करते हैं वो भी सब प्रयोग ही है। और वो जी सब उसकी जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कंबाइंड हाँ इफेक्ट से भी ये होता है ना। इसलिए तो मैंने हाँ कहा कि भाई जैसे कि रिफाइनिंग करते तो आप सेकंड एक्सरसाइज रिफाइनिंग करते हैं तो वो मणिपुर चक्र के अंदर ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी जनरेट होती है। तो आप जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, अच्छी तरह सेकंड एक्सरसाइज करिए, उस दरमियान संकल्प करिए या भावना करिए कि भाई मेरा ये जो सेंसिटिवनेस जो बन रही है वो सेंसिटिविटी में रूपांतरित हो। इस तरह बार बार आप सोच सकते हैं, जैसे कि हम करेक्टिव मेथड में किस तरह करते हैं, तो करेक्टिव मेथड की तरह आप सेकंड एक्सरसाइज के अंदर इसको कर सकते हैं। दूसरा सर, मेरे को यहाँ पे बॉम्बे में सिखाया गया है कि आप 40 सेकंड, गोल्ड नगेट की बात कर रहा हूँ, अभी पूछना चाहता हूँ हम्म कि 40 हम्म सेकंड तक आप लेके जाओ धीरे धीरे करके। हम्म मैं वैसे ही स्टार्ट किया था, पहले 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, अभी 40 सेकंड तक मैं रोक सकता हूँ। उसके बाद मैं शेलो ब्रीदिंग करता हूँ 3 मिनट। आपने अभी देखिए बताया कि मैंने बताया कि लोग एक राउंड करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक राउंड ओके मतलब आप 40 सेकंड किया और फिर आप चाहे कितना भी चैलो ब्रीदिंग कर लो तो उसका कोई कोई फायदा ही नहीं है। मतलब है, ओके फायदा नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो कोई हाँ करेक्ट मेथड नहीं है। आप जब तक बार बार श्वास रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे और प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे मूलाधार के ऊपर, तब तक कोई ज्यादा हाँ फायदा नहीं है। वो मैं कहना हाँ चाहता हूँ। तो आपको एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, अगर आप पुराने हैं तो धीरे धीरे करके हाँ आप और 10 बार, 15 बार, 20 बार आगे ले जाइए इस एक्सरसाइज को। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसको कर सकते हैं आप ये एक्सरसाइज को। मैं कर सकता हूँ ना सर? क्योंकि आप मैं मुझे आज पता नहीं काफी साल, आई डोंट नो आप कितने पुराने हो, आप क्या करते हो, पर जो लोग 3 मिनट करते हैं रिफाइनिंग वो लोग धीरे हाँ धीरे करके राउंड को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सर, मैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ तवारिया जी मैं काफी साल से कर रहा हूँ, और गोल्ड नगेट ठीक भी मैं काफी साल से कर रहा हूँ।
लेकिन मेरे को यहाँ बताया कि ये 3 मिनट कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, वो तो शुरुआत में ठीक है, बाकी अगर इसका एडवांस स्वरूप में करना है तो आपको हाँ सर, ज्यादा करना पड़ेगा। कर ठीक है, सकता हूँ मैं, मतलब कोई हार्म नहीं है। नहीं नहीं, हार्म का सवाल ही नहीं है, धीरे धीरे ये अच्छा, करना ही पड़ेगा अगर ये सब आपको डेवलप करना है तो। हार्म हाँ का तो सर, सवाल ही नहीं है इसमें। नहीं है ना, बस सर, बस थैंक यू दादा साहब। ओके, यू कैन गोविंद भाई। हेलो हाँ बोलो। 40 સેકન્ડ કરતા વધારે સમય શ્વાસ રોકાય તો શું 40 સેકન્ડ કરતા વધારે શ્વાસ? વધારે વખત હા તો શ્વાસ સારું રોકાય છે ને, હા તો તો કરી વધારે શકો. સારું, એમાં શું? હા હા, બિલકુલ બિલકુલ વધારે સારું, એમાં તો કઈ સવાલ જ નથી, વાંધો જ નથી. બોલો બીજું हेलो કોઈ પૂછતું? दारा दारा હા साहेब હા સુરત થી બોલું છું હા રાજુભાઈ સાહેબ. હા રાજુભાઈ બોલો. સાહેબ એમાં આપણે જે 1 થી 4 નું જે નોઝલ જે બ્લોકિંગ છે એ અને હવે આ 12 થી 3 અને 4 થી 7 કરી શકાય, એટલે 1 થી 4 છોડી 1 જો થી 4. એવી વસ્તુ છે કે કોટનના સાહેબે ઘણા ઘણા જુદા જુદા પ્રયોગો જુદા જુદા ટાઈમે કર્યા છે. હવે આ જે પેપર લખાયેલું એ 1981-82 ની અંદર લખાયેલું છે, અને તે વખતે સાહેબે આ એક પ્રયોગ આપેલો, પણ પછીથી 1994 માં એમને દેહ છોડ્યો ત્યારે પહેલા એમને પ્રયોગને થોડો સિમ્પલ બનાવી દીધો, કારણ કે એ કહેતા હતા કે ઘણા લોકો પછી 4 થી 3 કરે અને પછી 4 થી 7 માં ભૂલી જાય, ઘણા લોકોને બે ટાઈમ ફાવે નહીં, તો એમને પછી એક ટાઈમ વચ્ચેનો 1 થી 4 નો પ્રયોગ એમને પછીથી આપ્યો હતો. તો બંને પ્રયોગ છે અને બંને કરી શકાય, જેની કરી જેવી શકાય. અનુકૂળ છે. હા હા બિલકુલ તો બિલકુલ. હા અને સાહેબ આપણે આ રિફાઇનિંગ કરીએ ત્યારે આ લાઇટ નોઝલ બ્લોક કરીને આપણે કરી શકીએ ને રિફાઇનિંગ? બિલકુલ બિલકુલ, મેં હમણાં જ કહ્યું ને કે ઓકે ગમે ઓકે ત્યારે ઓકે રિફાઇનિંગ બિકોઝ કરતા હો, આપ રાઈટ નોસ્ટિયલ બંધ કરો ને કરો. ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે લેફ્ટ નોસ્ટિયલ બી એકદમ બ્લોક નહીં હોય, નહીં તો પછી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડશે. તકલીફ થઈ એટલે જી હા, એટલે લેફ્ટ નોસ્ટ્રિયલ થોડું ખુલ્લું હોવું જોઈએ, અને પછી તમે કરશો તો વધારે સારું છે. જી 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 ઓકે સર, ઓકે થેન્ક યુ સર. ઓકે ઠીક છે. દારા સાહેબ લીલા બોલું છું. હાજી બોલો. સવારે હું ઉઠું ને ત્યારે મારું લેફ્ટ નોસ્ટ્રલ બ્લોક વધારે હોય છે 20-25 મિનિટ સુધી. એટલે ઉઠીને પેલું જે 5 મિનિટની જે ચંદ્રબેદી પ્રાણાયામ કરવાનું છે ને, તો એ થઈ નથી શકતું ઝડપથી. બીજી કઈક એક્ટિવિટી અથવા બીજી કઈક एक्सरसाइज કર્યા પછી જ શરૂ થઈ શકે છે. नहीं, आपको क्या करना चाहिए कि आप जब उठो उससे पहले आपको राइट साइड के ऊपर थोड़ी देर सोए रहो। मतलब आप जब ये नींद खुलती है तो एकदम मत उठ जाओ आप राइट, क्योंकि जब राइट साइड पर आप सोओगे तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रियल जो है वो खुल जाएगा। तो राइट नोस्ट्रियल लेफ्ट को खोलने के लिए आप राइट साइड के ऊपर थोड़ी देर 5-10 मिनट सोए रहो, और सोते समय भी आप राइट को जो है दबा के रखना, और उस दौरान लेफ्ट से श्वास लेने का प्रयत्न करना, तो थोड़ी देर के अंदर खुल जाता है। और फिर भी नहीं खुलता है तो ये अगर आपको चंद्रभेदन या कुछ भी करना है तो ये तावरिया जी का तेल है या फिर कोई बाम है, उसको थोड़ा सा यहाँ लगा लो, तो ये नोस्ट्रियल खुल जाएगा। उसके बाद में आप लेफ्ट साइड से एक्सरसाइज को भी करना है वो कर सकोगे। अच्छा ठीक है, ओके. और ओके। गोल्ड नेक सर, गोल्ड नेकेट पे 1 मिनट तक तो मैं श्वास रोक सकती हूँ, लेकिन ऐसा कि हाँ कितने राउंड करने के बाद शैलो ब्रीदिंग शुरू करूँ? नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा करिए, मतलब कि आप पहले एक राउंड करते हैं तो 3 राउंड पर जाइए, 3 राउंड करते हो तो 5 पर जाइए, 5 के बाद में आगे जाइए। एक आपको लगे कि भाई मैं आप कितना टाइम अलॉट कर सकते हो, मानो कि आपके पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट अलॉट कर सकते हो गोल नकेट के लिए, तो आप कम से कम 10 मिनट का रेशियो हम पकड़े तो 60 मिनट तक आप श्वास को बाहर रोकने का अभ्यास करिए, और 3 मिनट जो है वो शैलो ब्रीदिंग करिए। अच्छा ठीक ओके. है, इस तरह ठीक है. उसका रेशियो बना के आप आगे चलिए। लेकिन श्वास रोकने की जो क्वालिटी है ना सर, वो हर रोज डिफरेंट होती है. कभी अच्छी तरह से रोक पाते हैं, दैट कभी नहीं डिपेंड्स। रोक पाते हैं. हाँ वो तो हर एक के लिए ऐसा होता है, क्योंकि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम है, और बॉडी ब्रेन सिस्टम की कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो हमेशा इट इज ऑलवेज चेंजेबल, इसीलिए। हाँ ओके, उषा थैंक बेन यू. શું કહેતા હતા? એટલે વધુમાં વધુ આપણે કેટલી મિનિટ કરી શકીએ? 10 મિનિટ 7ની એક્સરસાઇઝ
શું સાતમી વધુમાં વધુ કેટલી મિનિટ કરી શકીએ એમ આપણે કરી શકતા હોય તો? ગોલ નકેત હા, અડધો કલાક અડધો કલાક. અડધો કલાકમાં 5 મિનિટ ઓછામાં ઓછું શેલો બ્રીથિંગ કરવાનું અને અચ્છા 22-25 મિનિટ જે છે એ શ્વાસ બહાર રોકવા પ્રયત્ન કરવાનો, પણ બહુ ગ્રેજ્યુઅલી જવું પડે, એમ નહીં કે થોડા મહિના 2 મહિનાની અંદર અડધો કલાક પર પહોંચી ગયા. ઓકે ધીમે 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 આગળ વધવું પડે. ઓકે ઓકે. थैंक यू दारूभाई, थैंक यू वेरी मच. ओके, तो और किसी को प्रश्न नहीं है तो यहाँ समाप्त करते हैं. ठीक है, सबका आ गया प्रश्न? थोड़ा बीच में गैप हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ समाप्त करते हैं. 8 तारीख को फिर से एक बार मिलेंगे और कोई प्रश्न है तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं. तब तक के लिए रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.